जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। दोस्तों, आप सभी को पता है आज हम दोस्तों बढ़ चुके हैं अपने नए चैप्टर की ओर, नए टॉपिक की ओर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। पूरा अर्थशास्त्र दोस्तों हम कंप्लीट पेज बाय पेज कंप्लीट करते जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को आज हम नए अंदाज में पढ़ाएंगे एसएससी, जीडी, पुलिस और रेलवे ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए येलो बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि आपके दोस्तों डेली लाइव टीचिंग विद आनंद चौहान चैनल पर करवाया जाता है। अभी तक दोस्तों आपका लाइट इशू होने की वजह से क्लासेस नहीं हो पाई थी, लेकिन दोस्तों आपकी प्राय क्लासेस अब डेली होया करेंगी। तो दोस्तों आज ये हमारी 48वीं क्लास है, जिसका आज का पहला चैप्टर हमारा नया स्टार्ट होने वाला है, अर्थशास्त्र। जो भी कैंडिडेट अभी तक दोस्तों ज्वाइन नहीं हो पाए तो एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे सभी पर दोस्त, क्योंकि आज की क्लास काफी इंटरेस्टेड रहने वाली। नया चैप्टर है तो शुरू से देखिएगा, तभी जाके आपको सारी बातें समझ में आएंगी। और आपको बता दें कि येलो बुक को यदि किसी भी कैंडिडेट ने एक बार अच्छे से पढ़ लिया ना, तो एग्जाम में से कोई रोकने वाला नहीं है। एग्जाम में पास होने से उसे कोई रोक नहीं पाएगा, तो याद रखिएगा। और आप लोगों की स्टैटिक जीके की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं काफ़ी दिनों से। यदि अभी तक आपने उन स्टैटिक जीके की क्लास को नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लेलिस्ट का, जाके स्टैटिक जीके की शानदार क्लासों को जरूर देखिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का पहला पॉइंट। आपका पहला चैप्टर नया स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हमने हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया पेज बाय पेज, पॉलिटी को कंप्लीट कर लिया, ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया है। अब हम कंप्लीट करेंगे अर्थशास्त्र को। बहुत ही जल्द दोस्तों हम अर्थशास्त्र को समाप्त करेंगे, और उसके बाद दोस्तों आपका मिसलेनियस विविध पढ़ेंगे, और उसके बाद खेल, और उसके बाद साइंस, और आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो टेंशन मत लीजिएगा, चिंता मत कीजिएगा। आप लोगों का ही भाई या आप लोगों के लिए सपोर्ट करने के लिए पूर्णतः दोस्तों सहमत है। आप लोगों के लिए कंटिन्यू ताबड़तोड़ मेहनत करने के तैयार हूँ। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। चलिए, बातें तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक पे बात करने से पहले आप लोगों को एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने अर्थशास्त्र के पहले पॉइंट 1 पर। थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे, हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र का। एक टॉपिक हमारा चौथा टॉपिक है। 3 टॉपिक आपकी फिनिश हो चुके हैं, हिस्ट्री, इंस्टीट्यूशन और ज्योग्राफी। चौथा है आपका इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, पहला पॉइंट आप लोगों को दिया गया, बात करते हैं कि अर्थशास्त्र होता क्या है। अर्थशास्त्र होता क्या है, अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। चलिए, कोई भी कैंडिडेट पॉइंट को मिस ना करें, कोई भी पॉइंट स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें शुरू से कंप्लीट, तभी को आपको समझ में आएगा। ये आपको समझना होगा। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है अर्थशास्त्र, जो कि आप काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़ कर देता है ये क्वेश्चन अर्थशास्त्र। तो आप लोगों के इस पॉइंट को बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही कंसंट्रेट होकर आपको पॉइंटों को समझना होगा, और नोट्स बनाना होगा, रिविजन करना होगा। चलिए, तो पहला पॉइंट दोस्तों इसमें दिया गया अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र है क्या? अर्थशास्त्र है क्या? तो दोस्तों आप एक सीधा सी बात इसमें लिखा है कि हम मानव की आर्थिक गतिविधियों को अध्ययन कराता है, जिनमें उसकी आर्थिक लाभ तथा आर्थिक हानि शामिल होते हैं। दोस्तों, जो अर्थशास्त्र है, अर्थ का मतलब आर्थिक, जो आर्थिक हमारी गतिविधियां हैं उनके बारे में बताता है, जिसमें हमें आर्थिक लाभ होता है और आर्थिक हानि होती है। कोई भी हम जब काम करते हैं तो उसमें लाभ होगा या उसमें हानि होगी। जो भी हम आर्थिक कार्य करते हैं, यदि हम आर्थिक कोई गतिविधि करते हैं, आर्थिक कार्य करते हैं, तो हमें उसमें आर्थिक लाभ भी होता है और आर्थिक हानि भी होता है। तो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आर्थिक लाभ और आर्थिक हानि से जुड़े होते हैं, वो आपके अर्थशास्त्र होते हैं। अर्थशास्त्र आपका आर्थिक गतिविधि पर ही आधारित है। क्लियर सा पॉइंट है, सीधा सा, बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। आप लोगों को उम्मीद है ये पॉइंट बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगला है अर्थशास्त्र का जनक। अब तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो दोस्तों, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तक तो आप अपने माइंड में ऐसे रट लीजिएगा, ऐसे छाप लीजिएगा कि आप लोग सोते वक्त भी बोलें वेल्थ ऑफ नेशन बाय एडम स्मिथ। तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। इन्होंने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक की रचना की थी। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। क्लियर? चलिए, कोई भी पॉइंट समझ में ना आया करे तो बेफिक्र होकर आप कमेंट बॉक्स में पूछा करें। मैं आपका सभी लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ और सभी लोगों का रिप्लाई भी देता हूँ। तो आप लोग जो है कमेंट में पूछ लिया करें, कोई भी डाउट हो। ठीक है दोस्तों, कहीं पर आपको पॉइंट ना समझ में आया हो वो भी आप पूछ सकते हो। अगला है, जब किसी देश को
उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। दोस्तों यदि हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, भाई पहला पॉइंट आ गया, सेम पॉइंट है दोस्तों, सेम है जो आपको पहला बताया था। तीसरा ये पॉइंट जो आपका आया है कि आर्थिक अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, या ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा यदि आपने पहले पॉइंट को अच्छे समझ लिया। दोस्तों सीधी सी बात है, जितनी भी आपकी आर्थिक क्रियाएं हैं, जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं, उन्हीं के संदर्भ में और उसको हम परिभाषित करते हैं ना, तो वही आपकी अर्थव्यवस्था कहते हैं। सीधी सी बात है कि आर्थिक गतिविधि को ही हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया विधान को हम ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। बस सिंपल सा लाइन याद रखो, क्योंकि दोस्तों आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई आप 10th और 12th की तैयारी नहीं कर रहे हैं जो कि आपको पूरी परिभाषा वहाँ पर नोट करनी है। आपको करना क्या, सिर्फ मोटे मोटे मेन पॉइंट्स को, आपको स्ट्रक्चर को पढ़ना होगा। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों, इसका वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया जाता है। किसका, अर्थव्यवस्था का। कौन कौन सी 3 श्रेणी है ये भी हम आपको बता देते हैं, जिसमें से आपकी पहली श्रेणी का नाम दिया गया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजी किसको बोलते हैं आप सभी लोग जानते होंगे। जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पूंजी के बारे में तो पता होगा ही। पूंजी किसे कहते हैं, धन को कहते हैं ना। धन को, जो रुपए पैसे होते हैं उनको हम पूंजी बोलते हैं। भैया पूंजी लगाइएगा, इसमें अपनी पूंजी लगाइएगा। तो पूंजी किसको बोलते हैं, धन को। क्लियर। चलिए इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना करना है और किस कीमत पर हमें इसको सेलिंग करनी है, यह सब कौन तय करता है, यह सब आपका मार्केट तय करता है। इसमें सरकार की कोई भी भूमिका नहीं होती है दोस्तों, इसमें गवर्नमेंट की कोई भी भूमिका नहीं होती। ना ही गवर्नमेंट कहती है कि आप इसमें इतने में खरीदना होगा, इतने में बेचना होगा, ये कोई भी गवर्नमेंट तय नहीं करती है। इसको कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इस अर्थव्यवस्था में हमें क्या उत्पादन करना है, कितना करना है और इसको किस कीमत पर बेचना है, ये सब आपका मार्केट तय करता है, बाजार तय करता है। तब हम जाके दोस्तों बाजार में उसको उचित कीमत पर बेचते हैं और उचित कीमत पर खरीदते हैं। तो ये आपकी क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ रही हैं और समझ में आ चुकी हैं? थम्स अप कीजिएगा एक बार सभी पर दोस्त लाइव चैट में। चलिए उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई हो। ना समझ में आई हो तो वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हो, या आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका पॉइंट भी पूछ सकते हो। चलिए अगला बात करते हैं, कौन सी है, दूसरी है आपकी राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था को दोस्तों हम समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। राज्य अर्थव्यवस्था क्या है दोस्तों, इसको भी समझेंगे। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में है, जस्ट उसके अपोजिट है, उसका विरोध में है। इसमें उत्पादन, आपूर्ति तथा कीमतों का फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। सीधी सी बात है, उसमें दोस्तों सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। उसमें सरकार कुछ नहीं कहती है, ना ही सरकार तय करती थी। उसमें क्या कौन तैयार करता था, बाजार तय करता था। किस कीमत पर हमें खरीदना है, कितना उत्पादन करना है, कितना करना है और कितने उत्पादन पर बेचना है, ये कौन तय करता था, बाजार तय करता था। लेकिन इसमें जो भी पूंजी अर्थव्यवस्था के जो भी रूल्स हैं, उत्पादन से लेकर आपके आपूर्ति, खरीदने और बेचने तक का, वो कौन तय करता है, इसमें दोस्तों गवर्नमेंट फैसला सरकार ही लेती है, सरकार द्वारा लिया जाता है। क्योंकि यह दोस्तों राज्य अर्थव्यवस्था है, यह दोस्तों गवर्नमेंट द्वारा ही लिया जाता है। क्लियर। चलिए एक पॉइंट और दिया गया है कि ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। केंद्रीकृत यानी कि दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होती है नियोजित अर्थव्यवस्था, तो इसको हम दोस्तों केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अगला एक पॉइंट दिया गया नोट करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको भी समझ लीजिएगा। पॉइंट यह है कि पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत जर्मनी के दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था। इनकी पुस्तक का नाम दास कैपिटल है। ये दोस्तों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है दोस्तों। इनकी ऐसी पुस्तक है ये दास कैपिटल, जो ना जाने कितनी बार एग्जाम में दोस्तों आप लोगों से पूछी जा चुकी है। जब पूछी जा चुकी है तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट के साथ साथ आपके एग्जाम में दोस्तों ये 100 नहीं पूरी 200% पूछी जाती है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स। सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है जैसा आप सुन रहे हो, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स। क्लियर। चलिए और इन्होंने क्या, किस सिद्धांत पर ये दास कैपिटल की रचना की थी, यह राज्य अर्थव्यवस्था के सिद्धांत पर ही आधारित है। दास कैपिटल जो पुस्तक लेखक हैं कार्ल मार्क्स। चलिए तीसरी अर्थव्यवस्था आपकी दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था। बात करते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोस्तों आपकी पूंजी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो कि आपकी राज्य अर्थव्यवस्था है, उसी को बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। जो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के संयुक्त रूप को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो कि आपकी पहली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी आपकी राज्य अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था, दोनों को दोस्तों मिलाने पे जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनती है वो है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था।
क्लियर, सीधी सी बात है। देखिए मैं आप लोगों को जितना बनता है उतना सरल से सरल पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप किसी भी झमेले में ना पड़े, किसी भी डाउट में ना पड़े, जो भी पॉइंट हो वो आपको इस वीडियो में ही क्लियर हो जाए। बाकी मैं आप लोगों पर बिलीव करता हूं कि आप लोग मेहनत करते हैं कंटिन्यू, आपको हमारे द्वारा जो जितने भी नोट्स बताए जाते हैं वो आप लिखते हैं अपनी कॉपी में, उनका रिवीजन करते हैं। मैं ऐसा आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को क्या देखने तो आ नहीं रहा हूँ कि कितने कैंडिडेट हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कितने लोग कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, कितने लोग कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ एक आशा ही कर सकता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रही है। सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा ही सकता हूं, और तो कुछ मैं आप लोगों को कर नहीं सकता हूं दोस्तों। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी 100% मेहनत कर रहा हूं। क्या आप 100% मेहनत कर रहे हैं, ये बात सिर्फ आप ही जानते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से ऐसी आशा कर सकता हूं कि आप लोग 100% मेहनत कर रहे होंगे। चलिए अगला पॉइंट है भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। कहाँ चला गया पॉइंट, ये है आपका दोस्तों। हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जो कि आपके मलेशिया और इंडोनेशिया को भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दोस्तों मलेशिया और इंडोनेशिया ये जितनी भी कंट्री हैं, इनमें भी दोस्तों आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था ही लागू है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये दो स्टेट मलेशिया और इंडोनेशिया। चलिए उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, कितनी श्रेणी में बांटे गए हैं, तो बात करते हैं। अर्थव्यवस्था के दोस्तों कुल जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी दोस्तों, 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें अर्थव्यवस्था क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपका दोस्तों पहला दिया गया प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है, क्या है, इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र, यह क्षेत्र दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है। जितने भी आपके पर्यावरण है उस पर निर्भर करता है प्राथमिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं समझिएगा। कृषि, पशुपालन, मत्स्य, मछली पालन आदि जैसे पर्यावरणीय प्रत्यक्ष रूप से आते हैं। और इसमें संलग्न श्रम को प्रकृति को रेड कॉलर जॉब वाला कहा जाता है। रेड कॉलर यानी जो अपना स्टैंड कॉलर होता है ना, रेड कॉलर, इसको रेड कॉलर जॉब वाला कहा जाता है। तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र ये आपका टोटली जो है ये पर्यावरणीय क्षेत्र पर आधारित है, जिसमें कृषि हुआ, पशुपालन और मछली पालन जैसे श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब वाला कहा जाता है। और ये प्राथमिक क्षेत्र आपका पूर्णतः पर्यावरणीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। क्लियर। चलिए सीधा सा बात याद रखना कि पर्यावरण, तो पर्यावरण में आप सभी जानते हैं क्या क्या आ जाते हैं। पर्यावरण में आपका पेड़ पौधे, पशु पक्षी, खेती और जितने भी आपके जीव जंतु हैं, ये आपके सभी पर्यावरण में आ जाते हैं। अगला है दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र क्या है, यह क्षेत्र आपका प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है दोस्तों। जस्ट उसके प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादों में जो भी गतिविधियां होती हैं उनके कच्चे मालों की तरह इसको उपयोग में करता है द्वितीयक क्षेत्र। चलिए उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक का सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। जैसे कि कच्चे माल कौन कौन से हैं इनके बारे में जाते हैं। आप लोगों को यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। जैसे कि लोहा, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन तथा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जितने भी उपकरण हैं, ये सभी आपके द्वितीय क्षेत्र उसके प्राथमिक क्षेत्र के रूप में कच्चे माल की तरह प्रयोग में करता है। लोहा, इस्पात उद्योग, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उपकरणों को। चलिए अगला है दोस्तों तृतीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि बीमा हुआ, बैंकिंग हुआ, चिकित्सा हुई और शिक्षा हुआ और पर्यटन हुए। जितने भी आपके बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि वाले क्षेत्र हैं, इनकी जो सेवाओं का उत्पादन ये आपका दोस्तों तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत होता है। क्लियर। चलिए तो अब आपको यहाँ तक के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था जो है आपकी, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र क्या क्या होते हैं, ये किस पर निर्भर करते हैं। अगला है कृषि में लगे हुए लोगों को रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है और द्वितीयक क्षेत्र में लगे हुए लोगों को व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। जो कृषि में लगे हुए हैं उनको रेड कॉलर जॉब और जो द्वितीयक क्षेत्र में लगे हुए हैं व्हाइट कॉलर जॉब के नाम के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए याद रख लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब यहाँ से बात स्टार्ट होती है आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण। भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन कौन से प्रमुख लक्षण हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा ध्यान से। चलिए अब आप लोगों को अपना टॉपिक स्टार्ट कर दिया गया अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था पर अब जोर देना है आप लोगों को भी।
भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था है और विकसित देशों के सापेक्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी पिछड़ी हुई है। इसीलिए यह अल्प विकसित व विकासशील है और विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है, यानी आगे बढ़ रही है। दोस्तों, बात किसकी हो रही है? भारत की अर्थव्यवस्था, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है दोस्तों? आप सभी जानते हो भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी पिछड़ी हुई है। यह एक अल्प विकसित है और विकासशील अर्थव्यवस्था है। एक होता है विकासशील और एक होता है विकसित। तो ये दोस्तों विकसित तो है नहीं, ये अल्प विकसित है और विकासशील है। और ये विकसित देशों के सापेक्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी पिछड़ी हुई है। इसीलिए यह अल्प विकसित व विकासशील है और विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है, आगे बढ़ रही है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम भी बढ़ते हैं। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था। यदि हम कृषि के क्षेत्र पर निर्भर करते हैं कि कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था का क्या क्या नियम है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं कि दोस्तों इस पर रूल दिया गया नंबर 1, भारत में कुल रोजगार का लगभग 55% कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। दोस्तों, भारत में जितना भी आपका कुल रोजगार है ना, उसका लगभग 55% क्षेत्र जो है वो हमें कृषि से ही प्राप्त होता है। अगला है देश की कुल जनसंख्या। क्या देश में, भारत देश में जितनी भी कुल जनसंख्या है उसका 68.8% से अधिक गांवों में निवास करती है। दोस्तों ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि आप लोग ज़्यादातर लोग शहर में ही निवास करते हैं। भारतीय लोग, भारत में जितने भी लोग हैं वो क्या सभी लोग शहरों में निवास करते हैं? नहीं, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो कुल जनसंख्या होगी वो अपने आप में 100% होगी। तो उस कुल जनसंख्या यानी 100% में से 68.8% से भी अधिक हैं, कम नहीं है, उससे भी अधिक हैं, वो लोग आपके गाँव में निवास करते हैं। अगला, चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं। कई उद्योगों को कच्चे माल के लिए कृषि क्षेत्र पर भी निर्भर रहना पड़ता है। कई उद्योग ऐसे हैं जिन्हें कच्चे मालों के लिए कृषि क्षेत्रों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। यदि आप कृषि क्षेत्र पर निर्भर नहीं करेंगे ना, तो आपका जीवित रहना भी असंभव है। कृषि क्षेत्र का विदेशी मुद्रा अर्जन करने में भी अहम योगदान है। दोस्तों, कृषि क्षेत्र का विदेशी मुद्रा में भी अर्जन करने में भी अहम योगदान है, क्योंकि हमारे यहाँ से काफ़ी अनाज देश विदेशों में भी जाता है और वहाँ से भी जो पदार्थ बनते हैं वो हमारे देश में भी आते हैं, यानी कि आयात और निर्यात लगा रहता है। तो उससे क्या है, विदेशी मुद्रा का अर्जन करने में भी कृषि क्षेत्र का अहम योगदान होता है। क्लियर? चलिए बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सारी बातें समझ में आ भी रही होंगी। चलिए अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पहला पॉइंट दिया गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र या बाजार तथा राज्य की भूमिका घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र या बाजार तथा राज्य की भूमिका घनिष्ठ रूप से संबंधित है। भारत के आयोजन में आरंभ से ही दोनों क्षेत्रों के महत्व को स्वीकार किया गया है। अगला है शुरुआती योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्रों की मुख्य भूमिका थी, किंतु 1921 से उदारीकरण के प्रभावों से निजी क्षेत्र की योगदान में वृद्धि हो गई। दोस्तों जो शुरुआत में जो भी योजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र में लाई गई थी उनकी तो दोस्तों काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन 1951 में उदारीकरण के प्रभाव से निजी क्षेत्रों में योगदान में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब बात करते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या है दोस्तों? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है कि विकसित देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी पिछड़ी हुई। अभी पॉइंट बताया था, जिसके आधार दोस्तों निम्नलिखित है। क्या कारण है कि विकसित देशों की तुलना में यदि देखा जाए, विकसित देश कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका अमेरिका होगा, लेकिन हम लोग कैसे हैं, अल्प विकसित हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी पिछड़ी हुई है, इनके आधार निम्नलिखित है। क्या कारण है दोस्तों? कृषि क्षेत्र का अधिक योगदान है। भारतीय क्षेत्र में किसका योगदान सर्वाधिक है? कृषि क्षेत्र का सबसे ज़्यादा अधिक योगदान है। क्लियर? चलिए तो यहाँ पे हमने दोस्तों एक पेज को कंप्लीट कर लिया है, अर्थव्यवस्था का पूरा एक पेज कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए अगला है दोस्तों आपका प्रति व्यक्ति आय का स्तर कम होना। जो एक व्यक्ति होता है जिसकी जो प्रति व्यक्ति आय होती है, एक व्यक्ति की आय कितने पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो उस प्रति व्यक्ति आय के स्तर को कम कर देना। समझ रहे हो? उस प्रति व्यक्ति आय का स्तर कम कर देना, जनसंख्या की अधिक वृद्धि दर पर, बेरोजगार श्रम शक्ति का अधिक अनुपात और निर्धनता का अधिक अनुपात,
इन्हीं समस्याओं के कारण, इन्हीं पॉइंटों के कारण दोस्तों हम जो है अल्प विकसित हैं, और विकसित जैसे देशों से हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं, अल्प विकसित हैं। क्लियर। चलिए, अर्थव्यवस्था का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही कि बस आपको समझ में आना चाहिए। इसमें ना तो रटा जाता है, ना ही आपको इसमें रटना है, सिर्फ आपको समझना है। अर्थव्यवस्था सिर्फ समझने से ही आपके एग्जाम में आती है। यदि आपने अर्थव्यवस्था को समझ लिया तो एग्जाम में अर्थव्यवस्था का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे गलत नहीं होगा। चलिए, अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था जिन सूचांकों के आधार पर विकसित देशों से पिछड़ी हुई है, उन सूचांकों में निरंतर सुधार हो रहा है, अर्थात वह विकास की ओर अग्रसर है। देखिए, यही पॉइंट अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यही पॉइंट दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो जितने भी विकसित देश हैं, हम लोग कैसे अल्प विकसित हैं, पिछड़ी हुई है, लेकिन वह निरंतर क्या हो रही, सुधार हो रहा है और आगे बढ़ रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि अपना जो इंडिया है ना, आज से करीब अब कुछ ना केवल 5 साल ही यदि हम पीछे की ओर देखें, अभी प्रेजेंट में 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है। यदि हम आज से ही यदि हम 5 साल पहले की दोस्तों स्थिति देखें और अब क्या के करंट की स्थिति देखें, तो दोस्तों आज के 5 साल पहले और आज से जो प्रेजेंट में चल रहा है और आने वाला 5 साल बाद, यानी कि 5 साल पीछे और आपका जो प्रेजेंट चल रहा है, और 5 साल बाद तो छोड़िए, जो भी आप अभी प्रेजेंट में आप जिस कंडीशन पर हैं, कितना इंडिया डेवलपमेंट हुआ है, ये आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं। भारत के दोस्तों जो आज से 5 से 10 साल पहले जो कंडीशन थी वो अब नहीं है, काफ़ी डेवलप हुआ है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ है और डेवलप हो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि डेवलप नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। तो इंडिया जो है काफ़ी डेवलप हो रहा है और आगे ही दोस्तों डेवलप होता जाएगा और आगे की ओर बढ़ भी रहा है। ऐसा नहीं है कि डेवलप नहीं हो रहा है तो पीछे ही पिछड़ा ही हो जाएगा, नहीं, पिछड़ा तो है ही, लेकिन दोस्तों हम इतना पिछड़ा भी नहीं कह सकते, काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, काफ़ी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ऐसे यदि हम आगे बढ़ते जाएंगे ना तो इंडिया एक दिन ऐसा समय आएगा काफ़ी डेवलपमेंट हो जाएगा। तो अभी क्या है, हम लोग अल्प विकसित हैं, तो अल्प विकसित की श्रेणी में नहीं आएंगे, तो उस टाइम हम लोग विकसित की श्रेणी में आएंगे। ऐसे ही हम लोग निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे ना तो इंडिया में काफ़ी डेवलप हो जाएगा। अभी देखते जाइएगा अभी और भी कितना डेवलप होता है। चलिए, अगला है यहाँ से मानव विकास सूचकांक HDI। अब यहाँ से दोस्तों आपका नया पॉइंट एक स्टार्ट होता है, मानव विकास सूचकांक HDI। चलिए, अब बात करते हैं मानव विकास सूचकांक HDI के बारे में। चलिए दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन ज़रूर रखें, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, मानव विकास सूचकांक में पहला पॉइंट दिया गया है, विकास के अन्य पहलुओं पर विश्व के राष्ट्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रत UNDP द्वारा वर्ष 1990 में लगातार वार्षिक आधार पर मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों द्वारा विकास के विभिन्न मानकों के सापेक्ष किए गए प्रयासों का एक वैश्विक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, जो विकास के अन्य पहलू हैं जो कि विश्व में राष्ट्रों को ध्यान में अपनी ओर आकर्षित करके राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम द्वारा जो कि UNDP के तहत 1990 में लगातार वार्षिक आधार पर मानव विकास रिपोर्ट को दोस्तों प्रकाशन किया जाता है। ये दोस्तों आपका 1990 से लगातार कंटिन्यू हो रहा है, जिसमें दोस्तों जितने भी आपके विभिन्न राष्ट्र हैं, जितने भी विभिन्न राष्ट्रीय द्वारा विकास के विभिन्न मानकों के सापेक्ष किए गए प्रकाशों में वैश्विक विश्लेषण भी प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, UNDP द्वारा दोस्तों मानव विकास के आधारभूत पहलुओं जैसे स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुई, आय हुई जैसे सूचकांकों के औसत के द्वारा उनका औसत स्तर देखा जाता है और विभिन्न देशों के मानव विकास सूचकांक प्राप्त करते हैं, जिससे मानव विकास रिपोर्ट शीर्षक के तहत प्रकाशित किया जाता है। दोस्तों, UNDP को हम कैसे तैयार करते हैं, जो मानव विकास सूचकांक उसको तैयार करने का इसका आधारभूत पहलू यही है कि हम इसमें स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, आय जैसे सूचकांकों को दोस्तों उनका औसत एवरेज देखते हैं और उसको मानव विकास रिपोर्ट में उसको हम शीर्षक बनाते हैं, रिपोर्ट दर्ज करते हैं, तब यह दोस्तों जाके प्रकाशित होती है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट। अगला है मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ये एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे तथा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। यदि देखिए भारतीय अर्थशास्त्री की बात की जाए तो है अमर्त्य सेन,
पाकिस्तानी अर्थशास्त्री पूछा जाए तो महबूब उल हक। महबूब उल हक ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने किया था। मानव विकास सोच की अवधारणा का विकास। अगला है मानव विकास रिपोर्ट के पहले संस्करण का प्रकाशन वर्ष 1990 में ही इन्हीं दोनों अर्थशास्त्रियों की मदद से किया गया था, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। क्लियर। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक पैमाने का उच्चतम मान 1.0 तक हो जाता है। कितना हो सकता है? 1.0 तक ही हो सकता है। अगला है भारत मानव विकास पैमाने को मध्यम श्रेणी में आता है, ना ही प्राथमिक में ना ही आपका उच्चतम में। क्लियर। यह आपका दोस्तों मध्यम श्रेणी में आता है। नोट करके एक पॉइंट दिया गया कि राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस मत कीजिएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा सुनिएगा कि राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, डैश करके लिखेंगे मध्य प्रदेश। क्लियर। चलिए अगला है खुशहाली। अगला आज का लास्ट पॉइंट है खुशहाली। यह है मनुष्य मात्र की आकांक्षा है जो कि सामाजिक प्रगति बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रथम बार 2012 ईस्वी में विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी की थी। दोस्तों प्रथम बार 2012 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें मनुष्य मात्र की आकांक्षा है जो कि सामाजिक को प्रगति बनाता है, सामाजिक को अग्रसर करता है, समाज को आगे बढ़ाता है, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रथम बार 2012 में इसे विश्व खुशहाली रिपोर्ट के दर्जा दिया था। क्लियर दोस्तों। चलिए उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। अब यहाँ से दोस्तों हमारा नया एक पॉइंट स्टार्ट होता है, राष्ट्रीय आय। कौन सा दोस्तों? यहाँ से हमारा एक नया पॉइंट स्टार्ट होता है, राष्ट्रीय आय। अब इसकी जो चर्चा करेंगे हम वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों आज आप लोगों की क्लास दोस्तों कुछ ही देर के लिए थी, आधे घंटे की करीब दोस्तों ये क्लास हो पाई है। लेकिन दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो यहीं से आपको स्टार्ट होगा, क्योंकि अब आज आप लोगों का जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक स्टार्ट कर दिया गया है। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। तो आज की जो क्लास आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और नेक्स्ट क्लास इसका जो भी हम इसके दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर जब भी पढ़ेंगे तो यहीं से राष्ट्रीय आय से दोस्तों आपकी क्लास स्टार्ट होगी। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और डेली अब आप लोग रात 8 बजे जुड़ना भी ना भूलें। और यदि आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं कि आप लोग एक लाइक नहीं कर सकते हो ना, तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा और इस चैनल को, इस टीचिंग विद आनंद चौहान फैमिली को ऊंचाइयों तक ले जाइए, आगे तक ले जाइए। जैसा कि आप निरंतर प्यार सपोर्ट देते हैं हम लोगों को, ऐसे ही दोस्तों अपना प्यार सपोर्ट निरंतर बनाए रखें। और डेली आप लोग क्लास लिया करें। जिस दिन क्लास नहीं हो पाती है तो उस दिन दोस्तों आप अपना रिवीजन भी कर लिया करो। जो आप नोट्स बनाते हो उसका रिवीजन कर लिया करो, जिससे दोस्तों आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अगली जो क्लास आएंगी तब आप उस क्लास को भी देख लिया करो। जो भी आप लोगों ने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो पिछली क्लासें भी आपकी दोस्तों प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, पिछली क्लासों को देख लीजिएगा। काफ़ी लोगों को पॉइंट आते हैं, मैसेज आते हैं किस तरह हमें पीडीएफ नहीं मिल रहा है। मैं आप लोगों को कई बार बोल चुका हूँ कि पीडीएफ दोस्तों आपका टेलीग्राम पर ऑलरेडी पहले से ही डल चुका है, स्टैटिक जीके का भी, रोजगार विद अंकित सर की येलो बुक का भी। आप फाइल में जाइए, फाइल में दोस्तों आपको दोनों पीडीएफ मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेते हैं। यदि आपको फिर भी नहीं मिलता है तो आप हमें पर्सनल मैसेज कीजिए टेलीग्राम पे, मैं आपको अपने पर्सनल मैसेज पर आपको उसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर दोस्तों। चलिए यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछा करें। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे दोस्तों राष्ट्रीय आय को। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।